सो हेलो हेलो आर डियर स्टूडेंट्स। क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री में आप सबका स्वागत है। तो अपने टॉपिक पे हम आए उससे पहले सभी लोग जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि आप हेडिंग पर देख पा रहे हैं, आज हमको चर्चा किसकी करनी है? विलेयता की करनी है कि सॉल्युबिलिटी क्या होता है। क्या सॉल्युबिलिटी क्या होती है? आइए समझते हैं कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है। तो जैसे कि जब चैप्टर स्टार्ट हो रहा था उसी समय हमने आपसे एक चर्चा की थी कि जो विलयन होता है इसके दो घटक होते हैं। जो विलयन होता है इसके दो घटक होते हैं, एक तो विलायक और दूसरा विलेय। जो विलयन होता है इन्हीं दो चीजों से मिलकर बना होता है। यानी कि अब देखिए यहां पे विलेयता के बारे में जब चर्चा करेंगे कि जब विलायक की मात्रा निश्चित हो, इसकी विलायक की मात्रा निश्चित हो और जो पदार्थ इसमें हम मिला रहे हैं यानी कि विलेय, ठीक है। जब विलायक की मात्रा निश्चित हो और जब इसमें कोई पदार्थ हम मिला रहे हैं यानी कि विलेय, तो उसकी एक निश्चित मात्रा है। जो पदार्थ मिला रहे हैं इसकी एक निश्चित मात्रा ही जब विलायक में मिलती है, जब विलायक में घुल पाती है, तो इसी मात्रा को हम क्या कह देते हैं? विलेयता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम बात ये कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक बीकर है। क्या है? ये बीकर है, ठीक। और इसमें 100 ग्राम विलायक यानी कि जल मिला हुआ है या पड़ा हुआ है, ठीक। क्या है? 100 ग्राम विलायक है, ठीक है। तो इसमें हमको इस 100 ग्राम विलायक पदार्थ में या इस 100 ग्राम विलायक पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा, इस 100 ग्राम विलायक पदार्थ में विलेय पदार्थ की जितनी अधिकतम मात्रा मिलाई जा सके, लेकिन एक बात याद रखिएगा, किस पे? फिक्स टेम्परेचर पे। फिक्स टेम्परेचर पे जितनी मात्रा इस विलेय पदार्थ की मिलाई जा सके, बस इसी मात्रा को हम क्या कह देते हैं? अपना सॉल्युबिलिटी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सॉल्युबिलिटी। अगर इसके डिफिनेशंस पे नजर रखें तो ये क्या होगा? जैसे विलेयता है ये, ठीक है। हमने क्या बताया अभी कि किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की एक निश्चित मात्रा ही विलीन हो पाती है ना। ये भी हम बता के आ रहे हैं। तो अतः किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल जाती है उस पदार्थ की विलेयता कहलाती है ना। अभी अभी हम एग्जांपल बता के आ रहे हैं। हमारे पास क्या था? 100 ग्राम विलायक था ना, 100 ग्राम विलायक था। इसमें हम विलेय मिला रहे थे, कोई पदार्थ कोई भी सब्सटेंस होगा, विलेय मिला रहे थे, तो एक निश्चित मात्रा ही घुल पा रही है ना, इसलिए इसकी विलेयता क्या होगी? जो निश्चित मात्रा घुल पा रही है इसकी क्या है? विलेयता है। क्या है? विलेयता। बस इतना समझिए, घुलनशील विलेयता। विलेयता अर्थात जो विलेय है वो कितना घुलनशील है उसमें ना। यही क्या होगी? जितना एक निश्चित मात्रा इसमें घुल पाएगी, यही क्या होगी? इसकी विलेयता होगी। क्या होगी? विलेयता होगी। तो हमको एक टर्म अब पढ़ना है, गैसों की द्रव में विलेयता। क्या पढ़ना है अब हमको? गैसों की द्रव में विलेयता। तो एक बात जानते रहिए कि अलग अलग डिफरेंट टाइप की जो गैसेस होती हैं, डिफरेंट टाइप गैसेस जो होती हैं उनकी विलेयता अलग अलग होती है। लेट से अगर हम बात करें O2 की, ठीक है, तो O2 जो होता है वो H2O में बहुत कम डिजॉल्व होता है, बहुत कम घुल पाता है। और इसी के सापेक्ष अगर हम CO2 की बात करें और जैसे अगर हम HCl की बात करें, तो ये दोनों ऐसे होते हैं जो H2O में प्रॉपर डिजॉल्व हो जाते हैं, अधिक घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं? अधिक घुलनशील होते हैं, ठीक है। मींस अलग अलग गैसों की विलेयता क्या होगी? अलग अलग होगी। इसके अलावा आप विलेयता को अवशोषण गुणांक के माध्यम से समझ सकते हैं। किसके द्वारा? अवशोषण गुणांक के द्वारा समझ सकते हैं। इसके द्वारा भी आप समझ सकते हैं, जब जब इस अवशोषण गुणांक का मान बढ़ा दिया जाएगा तब तब जो है गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। अगर अवशोषण गुणांक का मान कम कर दीजिए तो गैसों की जो विलेयता है वो भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी ना। तो आइए देख लेते हैं हम लोग कि गैसों की द्रव में विलेयता। तो भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलेयता क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। जैसे अभी हमने बताया कि ऑक्सीजन जल में बहुत कम मात्रा में घुलती है, जबकि अन्य कुछ गैसें हैं जैसे CO2, HCl एक्सेट्रा, ये
जल में घुलनशील होती हैं। तो गैसों की द्रव की विलेयता को अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। तो अवशोषण गुणांक द्वारा समझा जा सकता है। अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता बढ़ जाती है। अभी अभी हम आपको बता के आ रहे हैं। क्या बता के आ रहे हैं? अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहां पे हम कुछ सामान्य गैसों के अवशोषण गुणांक को देखेंगे। ठीक है, कुछ सामान्य गैसों के अवशोषण गुणांक को देखेंगे। और ध्यान रहे, ये जो अवशोषण गुणांक हम देख रहे हैं, यहां लिख दे रहे हैं, ये एक निश्चित ताप पर जो जलीय विलयन, निश्चित ताप यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं, इस ताप पर, इस टेम्परेचर पर जो गैसेस जलीय विलयन में होंगे उन्हीं की बात हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि उनके अवशोषण गुणांक की बात करेंगे ना। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई गैस हीलियम है। ठीक है, क्या है? हीलियम है। तो इसका जो अवशोषण गुणांक होता है वो कितना होता है? 0.009। इसी प्रकार हमारे पास N2 है, मान लीजिए। तो N2 का अवशोषण गुणांक कितना होता है? 0.015। इसी प्रकार हमारे पास H2 है। तो H2 का अवशोषण गुणांक कितना होता है हमारे पास? 0.017। तो इसी प्रकार O2 है हमारे पास। O2 का अवशोषण गुणांक कितना होता है? 0.028 होता है। इसी प्रकार हमारे पास CO2 है, तो इसका अवशोषण गुणांक कितना होता है? तो 0.88 ना। देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, आप ध्यान से अगर देखिए, 0.009 से बड़ा 0.015, इससे बड़ा 0.017, इससे बड़ा 0.028, इससे बड़ा 0.88। अर्थात ये जो है अवशोषण गुणांक है, ये बढ़ते हुए क्रम में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि विलेयता भी बढ़ती जा रही है। हमने क्या बताया कि अवशोषण गुणांक के मान में वृद्धि होने पर गैसों की विलेयता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जाती है। तो ये जो देखिए यहाँ पे भी अवशोषण गुणांक का मान जो है Hc से ज्यादा N2 का, N2 से ज्यादा H2 का, H2 से ज्यादा O2 का, O2 से ज्यादा CO2 का। मतलब जो विलेयता होगी वो भी Hc से ज्यादा, He से ज्यादा N2 की, N2 से H2 की, H2 की O2 से, O2 की, और O2 से CO2 की होगी ना। तो अगर और भी गैसेस की बात करें ना, जैसे हमारे पास HCl भी है। ठीक है, अब HCl का अवशोषण गुणांक कितना होता है? 4.42। इसी प्रकार हमारे पास NH3 है ना। NH3 का अवशोषण गुणांक कितना होता है? 7.10। तो आप क्या देख रहे हैं? आप ये देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अवशोषण गुणांक किसका है? NH3 का है। यानी कि सबसे अधिक जो किसकी विलेयता होगी? NH3 की होगी ना। तो उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, गैसों की विलेयता को। अब आइए एक नए से चीज की, एक नए से टॉपिक की हम चर्चा करते हैं, क्या जो कि इससे रिलेटेड है। वो क्या है? हेनरी का नियम ना। हेनरी का नियम, आइए देख लेते हैं कि हेनरी का नियम क्या होता है। तो हेनरी का नियम देखें, उससे पहले आइए देख लेते हैं कि हेनरी का नियम कब कब एप्लीकेबल होता है, यानी कि किस अवस्था में इसको हम यूज करते हैं ना। तो जैसे कि इस नियम में क्या, किस अवस्था में, जैसे हमारे पास कोई है, जैसे कि गैस, जब हम गैस को किस में मिक्स करेंगे? द्रव में। ठीक है, जब गैस को किस में मिक्स करेंगे? द्रव में। जहां पे ये जो गैस है ये क्या होती है? विलेय। ठीक है, क्या? विलेय। और ये जो द्रव है ये क्या होती है? विलायक। ठीक है, तो इस अवस्था में हम किसका यूज करेंगे? इसी अवस्था में हम लोग हेनरी के नियम का यूज करेंगे ना। तो जैसे अगर गैस को द्रव में मिलाने का एग्जांपल लें, तो मान लीजिए हमारे पास कोई गैस CO2 है। क्या है? CO2 है। अब इस CO2 को हम लोग किस में मिक्स कर रहे हैं? H2 में। यानी कि एक गैस है, इसको हम लोग किस में घोल रहे हैं? किस में मिक्स कर रहे हैं? जल में मिक्स कर रहे हैं। और एक बात जानते हैं, इन दोनों के मिश्रण को सोडा वाटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोडा वाटर कहा जाता है। ठीक है, तो गैस को हम द्रव में, यहां पे द्रव में मिलाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए कि जब किसी गैस को द्रव में मिलाया जा रहा हो तो दाब लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? हमें प्रेशर, दाब लगाना पड़ता है ना। तो अब जैसे हमारे पास मान लीजिए एक कोई बीकर है, एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये देखिए कोई बीकर है, इसमें कोई द्रव यानी कि मान लेते हैं जल भरा हुआ है ना। क्या भरा हुआ है? कोई जल, मतलब द्रव है कोई, वो जल भरा हुआ है। अब हमको अगर इसमें CO2 मिक्स करना है ना, क्या मिलाना है? CO2 मिलाना है। तो अब हमने अभी क्या बताया कि जब किसी गैस को द्रव में मिलाना होता है या घोलना होता है, तो वहां पे क्या लगाना पड़ता है? प्रेशर लगाना पड़ता है। इसका मतलब कि CO2 को जल में मिक्स करना है, जल में मिलाना है, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? दाब लगाना पड़ेगा ना। तो दाब, जब दाब अधिक होगा, जितना दाब अधिक होगा, गैस जो है उतनी मात्रा में अधिक घुलेगी, और जितना दाब कम होगा, गैस उतनी मात्रा में कम घुलेगी।
यानी कि क्या बात कर रहे हैं, यानी कि ये बात कर रहे हैं कि CO2 जो है, ये जो CO2 है, इसकी विलेयता किस पर निर्भर है? CO2 की विलेयता किस पे निर्भर कर रही है? प्रेशर पे निर्भर कर रही है। किस पे निर्भर कर रही है? प्रेशर पे। अर्थात गैस की विलेयता, अर्थात गैस की विलेयता किस पे निर्भर करती है? प्रेशर पे निर्भर। या हम ये भी कर सकते हैं कि जो गैसों की विलेयता होती है ये प्रेशर यानी कि दाब के समानुपाती होती है। जब जब आप दाब बढ़ाएंगे विलेयता बढ़ती जाएगी, जब जब दाब घटाएंगे विलेयता घटती जाएगी। तो आइए इसी को हम हेनरी का नियम यही है, यही समझ लेते हैं कि स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। ये क्या कहता है? हेनरी का नियम कहता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, जैसे अगर हम गैसों की द्रव में विलेयता को m से प्रदर्शित करें ना, गैसों की द्रव में विलेयता यानी कि घुली हुई गैस की मात्रा ना, क्या है? घुली हुई गैस की मात्रा है। तो इसको हम लोग m से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो ये किसके प्रोपोर्शनल यहाँ पे समानुपाती है? प्रेशर के समानुपाती है। किसके समानुपाती होता है? प्रेशर के समानुपाती होता है ना। तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करने के लिए हमेशा हमेशा एक कांस्टेंट का यूज किया जाता है। तो आइए कांस्टेंट का यूज कर लेते हैं। तो कांस्टेंट यहाँ पे क्या होगा? KH इंटू पी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ये जो P है ये क्या है? प्रेशर है। क्या है? प्रेशर है। इसी प्रकार जो KH है ये क्या है? हेनरी कांस्टेंट है। क्या है? हेनरी कांस्टेंट, या इसको आप हिंदी में क्या कह सकते हैं? हेनरी स्थिरांक है। तो ये क्या हुआ? ये हेनरी का नियम हुआ ना, यही क्या है? हेनरी का नियम है। तो अगर यहां से हमको प्रेशर निकालना हुआ तो प्रेशर कैसे निकालेंगे? तो इसको भी यहां पे ऐसे हम देख लेते हैं कि जैसे प्रेशर निकालना हुआ तो क्या हो जाएगा? M/KH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? M/KH हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रेशर भी निकाल सकते हैं और ये हेनरी का नियम है। इससे हम लोग को एक फार्मूला मिल गया, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हेनरी का नियम है हर जगह किसी भी अवस्था में अप्लाई कर देंगे, नहीं, इसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है, अब वो लिमिटेशंस क्या होती हैं आइए देखते हैं। पहला क्या है? पहला ये है, कह रहा है कि हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होता है। हेनरी का नियम बहुत निम्न ताप पर लागू नहीं होगा। ऐसे ही दाब का मान बहुत अधिक होने पर, अब ऐसा बात नहीं है कि जैसे हमने बोला कि जितना आप दाब बढ़ाएंगे इसकी विलेयता बढ़ती जाएगी, तो एकदम आवश्यकता से अधिक दाब ही बढ़ा दे, नहीं। अब जब आवश्यकता से अधिक कर देंगे तो यह कार्य नहीं करता है हेनरी का नियम। इसी प्रकार यह नियम लागू तभी होता है जब गैस की विलेयता का मान विलायक में बहुत कम होता है। और इसी प्रकार यह नियम ऐसे विलयनों, यहाँ पे विलयन होगा, इसको सही कर लीजिएगा, पर भी लागू नहीं होता है जिसमें विलेय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया करता है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया मतलब विलेय विलायक से रासायनिक अभिक्रिया मतलब जैसे हमारे पास NH3 है। ठीक है, क्या है? NH3। NH3 जब जल से मिलता है ये भी कोई कंपाउंड फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है? कंपाउंड फॉर्म करना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। NH3 को हमने जल में मिलाया तो कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, मीन्स विलेय जो है विलायक से रिएक्शन कर ले रहा है, विलेय विलायक से रिएक्शन कर ले रहा है। तो यहां पे हेनरी लॉ नहीं यूज होगा, इसको जानते रहिएगा ना। इसी प्रकार जैसे HCl होता है, जब क्लास 10th में थे आप लोग, एसिड बेस साल्ट में ये वाला रिएक्शन जरूर देखे होंगे। जो HCl है इसको जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो ये अपने आयनों में टूट जाता है ना, H+ और Cl नेगेटिव आयोनाइज हो जाता है ना। तो ये यहां भी रिएक्शन हो जा रही है ना, यहां भी रिएक्शन हो जा रही है। तो यहां पे भी हेनरी का नियम लागू नहीं होगा, इसको ध्यान देते चलिएगा, कभी भी भूलिएगा मत, कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। तो वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प दाब क्या होता है? वेपर प्रेशर, द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्यावस्था में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। इसको ऐसे समझिए, एज ए डायग्राम हम आपको समझाते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास ये एक बीकर है, एकदम ध्यान से देखिएगा, क्या है? एक बीकर है। ठीक है, और इस बीकर में क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है। ठीक है, क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, कंटेनर में एकत्रित है ना। तो मान लीजिए कि ये जो जल है ये वाष्पित हुए ना, वाष्पित हुए, तो इसके जो वाष्प थे इनको हमने एक कंटेनर में एकत्रित कर लिया ना।
एक कंटेनर में एकत्रित कर लिया गया, तो जो वाष्प बने, मान लीजिए ये है वाष्प, ठीक है, क्या है, वाष्प है, ये क्या है, वाष्प है, ठीक है। और ये जो ऊपर वाला सिरा है, ये जल का ऊपर वाला सिरा है, इसको क्या कह देते हैं हम लोग, सरफेस कह देते हैं, पृष्ठ कहते हैं, क्या कहते हैं, सरफेस, इसका जल का पृष्ठ, ठीक है। तो ये जो वाष्प है ना, ये द्रव के पृष्ठ पर दाब आरोपित कर रहा है ना। ये जो द्रव है, द्रव जब वाष्पित हुआ तो ये जो वाष्प है ये क्या काम करता है, इस द्रव के, पूरा तो वाष्पित नहीं हुआ था ना, कुछ जल बचा था, तो ये जो वाष्प है ये इस द्रव के पृष्ठ पर जो दाब आरोपित कर रहा है, जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, इसी प्रेशर को, इसी दाब को हम लोग क्या कह देते हैं, वाष्प दाब कह देते हैं। ये डिफिनेशन में लिखा है कि द्रव और उसकी वाष्प के मध्य, ये द्रव था, ये वाष्प था, साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम स्टेट में स्थिर ताप पर लगने वाला वाष्प का दाब, ये वाष्प है, ये सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है, तो इसी प्रेशर को हम लोग क्या कह देते हैं, वाष्प दाब कह देते हैं। क्या कह देते हैं, वाष्प दाब। आइए देख लेते हैं कि वाष्प दाब में अवनमन भी देख लेते हैं ना। उम्मीद है कि वाष्प दाब आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए देख लेते हैं वाष्प दाब में अवनमन। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब के कम होने की घटना ना, जैसे कि कोई अवाष्पशील पदार्थ जब घोला जाता है, इसमें अवाष्पशील पदार्थ, ठीक है, अवाष्पशील पदार्थ जब इसमें घोल दिया गया, अवाष्पशील पदार्थ, यानी मान लीजिए ऐसा कुछ अवाष्पशील पदार्थ इसमें घोल दिया गया ना, तो इस अवस्था में क्या होता है जानते हैं, तो विलयन का वाष्प दाब यहाँ पे कम हो जाता है। जो ये वाष्प, अब कुछ वाष्पीकृत होंगे, लेकिन अवाष्पशील पदार्थ तो इसमें वाष्पीकृत नहीं हुए। अब इस अवस्था में ये जो वाष्प का दाब है, ये जब कम होने लगता है, जब कम होने लगता है, तो इसी घटना को हम क्या किस नाम से जानते हैं, वाष्प दाब में अवनमन। यानी कि अवनमन मतलब ये जान लीजिए, कमी, क्या, कमी। तो जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील पदार्थ घोला जाता है तो विलयन के वाष्प दाब के कम होने की घटना को, या कम होने की घटना जो है, यही क्या कहलाती है, वाष्प दाब का अवनमन कहलाती है।